मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक विच इज अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करते हैं, पूरा अच्छे से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू हैव टू डू अनसीन पैसेज। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड देन मैं आपको दो अनसीन पैसेज सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। ओके, सो ये वीडियो देखने के बाद आपको अनसीन पैसेज का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो अनसीन पैसेज होता क्या है? अनसीन पैसेज एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक छोटा सा मतलब टेक्स्ट होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है जिसमें से हमें उसको पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होता है। सिंपल। तो अनसीन पैसेज मतलब ऐसा पैसेज जो आपने पहले पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको एक पैसेज गिवन होगा एंड देन उसको पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो अब अनसीन पैसेज क्यों होता है हमारे एग्जाम में, क्या एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, वो देख लेते हैं। एंड अनसीन पैसेज इज यूजुअली गिवन to test a few critical skills in a student like reading, conceptual understanding, decoding, inference, vocabulary, etc. तो unseen passage हमारे टेस्ट में दिया जाता है हमारी कुछ critical skills को टेस्ट करने के लिए, जैसे कि conceptual understanding। सबसे पहले है reading, मतलब हम कैसे रीड कर रहे हैं, हम क्या उसको समझ रहे हैं या नहीं, रीडिंग। देन conceptual understanding, उस पैसेज के कंसेप्ट को हमने कितना समझा है। ठीक है, decoding, मतलब जो लैंग्वेज लिखी है, जो वर्ड्स लिखे हैं, उनको हम कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, डिकोडिंग। ठीक है, इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन निकालना कि उस पैसेज से हमने क्या समझा, क्या कंक्लूड किया। ठीक है, दैट इज इन्फ्रेंस। एंड वोकैबुलरी मतलब नए नए वर्ड्स। ठीक है, आपको कितना वर्ड्स का नॉलेज है, किसी वर्ड का आपको मीनिंग पता है या नहीं, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारे वोकैबुलरी में आते हैं। सो इन सारी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए अनसीन पैसेज दिया जाता है हमारे एग्जाम में। ओके, तो अब बात करते हैं कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करते कैसे हैं। ओके, सो हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज इन क्लास 10th। लेट्स सी, ये वैसे जो टिप्स हैं ये सारी क्लासेस के लिए हैं बिकॉज अनसीन पैसेज तो सभी क्लासेस में आता है। ओके, सो फर्स्ट इज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपको पैसेज गिवन होता है तो सबसे पहले पैसेज को मत रीड करो, सबसे पहले जाके जो उसके नीचे क्वेश्चंस गिवन है ना उनको रीड कर लो। तो जब क्वेश्चंस आप एक बार रीड कर लोगे एंड देन पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज रीड करते टाइम आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से इसका ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार आपने रीड कर लिया तो फिर पैसेज पढ़ते टाइम आपको ध्यान रहेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, सो इसीलिए रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन रीड द पैसेज। ओके, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को रीड कर लिया, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो कि वो क्या पूछ रहे हैं, कैसे आपको आंसर करना होगा। ठीक है, रीड द पैसेज विद क्वेश्चंस इन माइंड एंड देन पैसेज को रीड करो क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखते हुए। ओके, लोकेट आंसर्स विद हेल्प ऑफ कीवर्ड्स एंड देन आप पैसेज में आंसर्स को लोकेट करोगे कि कौन सी क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, कीवर्ड्स की हेल्प से। जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स गिवन है वो पैसेज में कहाँ पर है, तो कीवर्ड्स की हेल्प से आप आंसर अपना फाइंड आउट करोगे। देन अंडरस्टैंड द पैसेज इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसेज को समझना जरूरी है, उसको ट्रांसलेट मत करो कि इस लाइन का इस वर्ड का क्या मीनिंग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। ओके, देन रीड द क्वेश्चंस अगेन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चंस को ध्यान में रखा, देन आपने पैसेज पढ़ा। पैसेज पढ़ने के बाद दोबारा क्वेश्चंस को रीड करो। ठीक है, दोबारा क्वेश्चंस को रीड करो। फॉर सिनोनियम्स रीड द रेफर्ड पैराग्राफ वंस अगेन। अब देखो जो पैसेज होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ना आपके सिनोनियम एंटोनियम के गिवन होते हैं। किसी वर्ड का आपको साइनोनियम बताना होता है, एंटोनियम बताना होता है, वो वर्ड आपको पैसेज में ही गिवन होता है। तो जहाँ वो वर्ड मेंशन है उस पैराग्राफ को बार बार पढ़ो तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड किस सिचुएशन में यूज हुआ है एंड उसका क्या मीनिंग या साइनोनिम एंटोनियम जो भी आपसे पूछा है वो क्या होगा। ठीक है, सो रीड दैट पैराग्राफ अगेन। ओके, देन सॉल्व अनसीन पैसेजेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या सैम्पल पेपर्स हैं उनमें से अनसीन पैसेज को सॉल्व करो। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे अनसीन पैसेज आते हैं एंड आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने टिप्स देख ली, अब जब हम सॉल्व करके देखेंगे तभी हमें एक्चुअली पता चलेगा। सो लेट्स सॉल्व 2 अनसीन पैसेज। हम 2 अनसीन पैसेज करेंगे एंड ये दोनों जो अनसीन पैसेज मैंने सिलेक्ट किए हैं ये आपके सैम्पल पेपर के हैं। सीबीएसई ने जो आपका इंग्लिश का सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसमें ये दो अनसीन पैसेज गिवन थे, मैंने वही 2 सिलेक्ट किए हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो ये आपका पूरा पहला पैसेज है। ये आपका जो पैसेज है ये पैराग्राफ्स में गिवन है, 3-4 पैराग्राफ्स में गिवन है एंड देन पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ही रीड करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चंस। तो ये पहला पैराग्राफ, देन ये दूसरा पैराग्राफ एंड देन थर्ड, फोर्थ एंड देन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं, एमसीक्यूज भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, मिक्स्ड है। ठीक है,
टोटल 10 क्वेश्चंस हैं एक पैसेज में से। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द राइटर से दैट द माउंटेन्स इंस्पायर ऑ इन ह्यूमंस। तो ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये पैराग्राफ 1 में से है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एडवांटेज है कि क्वेश्चन में ऐसे बता रखा है कि वो कौन से पैराग्राफ में से पूछा है, तो आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ उस पैराग्राफ में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि राइटर ने ऐसा क्यों बोला है कि जो माउंटेन्स हैं वो ह्यूमंस में एक ऑ की फीलिंग लाते हैं। मतलब जब हम कोई मार्वलस सी ब्यूटीफुल सी चीज देखते हैं तो हमारे अंदर जो सरप्राइज एंड शॉक की वो जो फीलिंग आती है उसको ऑ बोला जाता है। ठीक है, तो माउंटेन्स से ह्यूमंस में एक ऑ की फीलिंग क्यों इंस्पायर होती है, ये राइटर ने ऐसा क्यों बोला, ये हमें बताना है। ठीक है, सो लेट्स रीड द पैराग्राफ 1, तभी हमें पता चलेगा। तो पैराग्राफ 1 क्या है, माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन अ ग्रेट ऑ बाय मैनकाइंड। ठीक है, इसका आगे रीजन दिया है, दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस, दोज ब्रेव अमंग अस हैव ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर देम। तो ये ऑ की फीलिंग क्यों क्रिएट करते हैं माउंटेन्स, बिकॉज ये ह्यूमंस के लिए एक चैलेंज की तरह है। ठीक है, ह्यूमंस क्या करना चाहते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ना चाहते हैं, उनको कॉन्कर करना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्कर करना मतलब किसी चीज पर जीत हासिल करना, कब्जा करना। ठीक है, यहाँ पर कॉन्कर का मतलब है कि वो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स ह्यूमन बींग्स में, मैनकाइंड में एक ऑ की फीलिंग क्यों क्रिएट करते हैं, बिकॉज जो ह्यूमंस हैं वो माउंटेन्स है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक चैलेंज है, एंड हम में से जो ब्रेव ह्यूमंस हैं वो माउंटेन्स को कॉन्कर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑ की फीलिंग क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अब आप सही ऑप्शन देखोगे, सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम। ठीक है, बाकी के यहाँ सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का मीनिंग है कि जो माउंटेन्स है वो हमारे अंदर एक विश ले आते हैं, मतलब एक डिजायर हमारे अंदर क्रिएट होती है कि हम उनको मास्टर कर ले, मतलब उनको कॉन्कर कर ले। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, आप खुद देख सकते हो। दे प्रेजेंट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, तो ये भी गलत है। ओके, दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वेलोर, नहीं। देन दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो चैलेंज की बात करी जा रही है, तो पीस तो है ही नहीं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पैराग्राफ आपको बता दिया, उस पैराग्राफ में जाके आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे, देन उसकी पैराग्राफ का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है वो समझोगे, एंड देन आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एमसीक्यूज भी क्वेश्चन है, सो दे आर वेरी वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स, द ग्रेटर द थ्रिल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि इसके इन दोनों के रिलेशन को ना कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोर इनक्रेडिबल बोला है एंड यहाँ पर ग्रेटर बोला है। ठीक है, ये जो लाइन है ये पैराग्राफ 1 में है, तो इस लाइन का हमें सेम रिलेशन इन सेंटेंसेस में ढूंढना है। देखो पहला ऑप्शन है, द हायर द स्टेमिना द लोअर द फूड इनटेक, द मोर यू लाफ द लेसर योर इलनेस, द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज, द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी। अब यहाँ पर आप कुछ नोटिस करो, देखो यहाँ पर मोर इनक्रेडिबल मतलब ज्यादा की बात हो रही है, ऐसे ही ग्रेटर द थ्रिल मतलब ज्यादा थ्रिल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी मोर है ग्रेटर है, मतलब ये दोनों चीजें क्या है, ज्यादा है, बड़ी है। ठीक है, और बाकी की अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर डी में भी देखो, हैवियर द लगेज मतलब ज्यादा लगेज होगा, हैवी होगा तो हायर होगी पेनल्टी। यहाँ पर भी दोनों क्या है, हायर है, हैवी है, मतलब यहाँ पर भी बड़े की बात करी जा रही है, बड़ी क्वांटिटी की बात करी जा रही है। बाकी के ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि अपोजिट मीनिंग्स है, यहाँ पर हायर है, यहाँ लोअर है, यहाँ मोर है, यहाँ लेस है, यहाँ स्मॉलर है, यहाँ बिगर है। बाकी के जो सेंटेंसेस हैं उसमें अपोजिट रिलेशंस हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन था मोर इनक्रेडिबल, जितना ज्यादा इनक्रेडिबल उतना ज्यादा थ्रिल, तो वैसे ही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम रिलेशन का है कि जितना ज्यादा लगेज उतनी ज्यादा पेनल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो बिल्कुल सेम है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पर भी जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग के, हायर, लोअर, मोर, लेस, स्मॉल, बिग। एंड यहाँ पर जो हमें गिवन था सेंटेंस जिसका हमें सेम रिलेशन फाइंड आउट करना था, उसमें सेम वर्ड्स का मीनिंग है, मतलब मोर इनक्रेडिबल भी ज्यादा होता है, ग्रेटर भी ज्यादा होता है, तो उसकी सिमिलर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैवियर द लगेज हायर द पेनल्टी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आपको सेंटेंसेस पढ़ के खुद फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिलेशन पूछा था, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है वो सही ऑप्शन में आपको देखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन पैराग्राफ 1 में से है। यहाँ पर बोला है हमें कि ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को जब राइटर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो किस रेफरेंस में बोल रहे हैं, मतलब जब राइटर इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो उनकी क्या टोन है, वो क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये हमें बताना है। डाउट, कॉशन, कन्विक्शन या डिनायल, तो ये हमें पता चलेगा जब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे, बिकॉज पैराग्राफ को रीड करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर राइटर एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं, वो उनकी टोन क्या है, वो क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ 1 देखते हैं। ओके, पैराग्राफ 1 इज दोज ब्रेव, यहाँ तक तो हम रीड कर ही चुके थे। दोज ब्रेव अमंग अस हैव ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर देम। यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थिल, अ चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस। क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स. You are in a beautiful environment and when you reach the top you feel incredible, but you also have to climb down, which is when most accidents happen. People are tired, it gets dark, it's harder. So mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports along with being challenging and risky for the climber. तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो बिल्कुल मतलब उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ये उनका ओपिनियन है कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ये क्या है, ये अनडाउटेडली, मतलब इस बात पर डाउट नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ये वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, मतलब इसमें काफ़ी एडवेंचर है एंड ये काफ़ी चैलेंजिंग है एंड रिस्की है क्लाइंबर के लिए। तो वो बिल्कुल इनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ना, वो इस स्टेटमेंट को बोलते टाइम कोई वो डाउट में तो है नहीं, यहाँ पर वर्ड अनडाउटेडली का यूज़ किया, मतलब उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। डाउट, क्या राइटर डाउट में है जब वो ये सेंटेंस बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर अनडाउटेडली वर्ड का यूज़ किया, मतलब डाउट तो है ही नहीं। ओके, देन कॉशन, वो क्या हमें कोई कॉशन या ध्यान रखने के लिए, केयरफुल होने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग का जो ये स्पोर्ट्स है ये काफ़ी रिस्की होता है, तो कॉशन की तो बात आती ही नहीं है। देन कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या बिलीफ होता है उसको कन्विक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कन्विक्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज राइटर का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट माउंटेन क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड रिस्की स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये कन्विक्शन इसका सही आंसर होगा। डिनायल, डिनायल भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो इस बात को मना कर रहे हैं, इसको नेगेटिव तरीके से बोल रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कन्विक्शन, ठीक है। तो आपने ये सेंटेंस पढ़ा, इस सेंटेंस को पूरे पैराग्राफ के साथ रीड किया, फिर आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ आया, सिचुएशन समझ आई एंड देन आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, बस आपको पैसेज को समझना है, क्या सिचुएशन, क्या कंटेक्स्ट है, उस हिसाब से आप आंसर करोगे एंड ईजी तो आपके लिए हो ही गया, बिकॉज आपको सारा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ आपको पहले ही बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। तो इसको हमें कंप्लीट करना है एक फ्रेज से, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें कंप्लीट करना है पैराग्राफ 1 में से। तो ओपिनियन हमें देना है, रीजन गिवन है बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब, मतलब देखो ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते, मतलब जितना अगर हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे वो अच्छा रहता है रादर देन उसको डिस्क्राइब करना, मतलब वर्ड्स में बताना इतना ज़्यादा बेटर नहीं होता, उसको एक्सपीरियंस करने में और मज़ा आता है। तो ऐसी चीज़, तो इसको आपको इसका ओपिनियन देना है, इसके बारे में आपको बताना है कुछ वर्ड्स में पैराग्राफ 1 में से। तो पैराग्राफ 1 देख लेते हैं। ओके, सो पैराग्राफ 1 इज क्लाइंबिंग माउंटेन इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स, हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। अब ये जो हमारा फ्रेज है ना, हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स, इसका मीनिंग सिमिलर सा ही नहीं है कि किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना लेकिन उसे डिस्क्राइब ना कर पाना, तो यही तो मतलब होता है, डिस्क्राइब ना कर पाना मतलब उसको वर्ड्स में नहीं बयां कर पाना, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। तो ऐसी चीज़ जिसको एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन डिस्क्राइबिंग इट, तो यहाँ पर हम इसका क्या ओपिनियन होगा, इसका यहाँ पर आंसर क्या हो गया, यहाँ पर इसका आंसर होगा हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, मतलब ऐसी चीज़ जिसको एक्सपीरियंस तो कर लेते हैं लेकिन उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना या समझाना डिफिकल्ट है, हार्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। तो ये फ्रेज हमने लिया पैराग्राफ 1 में से जो इसको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं अगर आपने ध्यान से पैसेज को रीड किया है एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन, अब देखो MCQs हो गए हैं, अब थोड़े सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिनको आपको 1 सेंटेंस या थोड़े बहुत सेंटेंसेस में आंसर करना होगा। ओके, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज द राइटर compares training to penance in the line then comes the penance of the rigorous training, paragraph 2 state one point of similarity between training and penance। देखो राइटर ने पैराग्राफ 2 में ट्रेनिंग एंड पेनांस इन दोनों वर्ड को कंपेयर किया है इस सेंटेंस में। तो देखो ट्रेनिंग मतलब जो भी माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए जो भी आप सीख रहे हो,
दैट इज ट्रेनिंग, ठीक है। एंड पेनांस क्या होता है कि जब आपने कोई गलती करी तो आप अपने आप को जब पनिशमेंट करते हो, सेल्फ पनिशमेंट, इसको पेनांस बोला जाता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में राइटर ने इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर किया है। सेंटेंस क्या है, देन कम्स द पेनांस ऑफ द रिगोरस ट्रेनिंग, मतलब जो रिगोरस ट्रेनिंग होती है, ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है माउंटेन को क्लाइंबिंग करने के लिए, वो एक तरीके से क्या है, पेनांस मतलब सेल्फ पनिशमेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक सिमिलैरिटी का पॉइंट बताना है ट्रेनिंग एंड पेनांस के बीच में कि इन दोनों में क्या सिमिलर है, एक पॉइंट में हमें बताना है। तो देखो सिमिलैरिटी क्या है, वेरी डिफिकल्ट रिक्वायर्स प्रिजर्वेंस। ये दोनों जो ट्रेनिंग एंड पेनांस है, इन दोनों में ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। ट्रेनिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट है माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए, एंड साथ ही साथ पेनांस अपनी गलती के लिए खुद अपने आप को पनिश करना, सोचो ये कितना डिफिकल्ट है। सो बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड या फिर आप दूसरा आंसर भी लिख सकते हो, रिक्वायर्स प्रेजर्वेंस, कि इन दोनों में प्रेजर्वेंस की रिक्वायरमेंट है। मतलब प्रेजर्वेंस का मतलब होता है कि गिव अप ना करना, ठीक है। ट्रेनिंग भी हार्ड है, पेनांस मतलब अपने आप को पनिशमेंट देना, ये भी हार्ड है, ठीक है, बट यू आर नॉट गिविंग अप, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रेजर्वेंस। तो इन दोनों में प्रेजर्वेंस की रिक्वायरमेंट है, ओके। सो दैट्स व्हाई ये इनका एक सिमिलैरिटी पॉइंट या तो आप लिख सकते हो वेरी डिफिकल्ट या फिर रिक्वायर प्रेजर्वेरेंस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर पैराग्राफ 2 में ये लाइन गिवन है, तो आप रीड करके भी देख सकते हो कि इसका क्या मीनिंग है, क्या कंटेक्स्ट है पूरे सेंटेंस का, ओके। यहाँ से इसका हमें आंसर मिल गया। देन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजंस व्हाई द राइटर सेज दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट अ स्पोर्ट दैट कैन बी एम्ब्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। तो देखो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर हमें 2 रीजंस देने हैं कि 2 रीजंस देने कि राइटर ने ऐसा क्यों कहा है कि जो माउंटेनियरिंग है ये कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसको आप बिना प्रिपरेशन के कर सकते हो, एम्ब्रेस कर सकते हो। तो इसको जस्टिफाई करते हुए हमें 2 रीजंस देने हैं पैराग्राफ 2 में। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 क्या है, पैराग्राफ 2 इज विदाउट एनी perceived risk there can't be a feeling that any significant challenge has been surmounted. Fair, but we have to bear in mind that mountaineering is not a sport that can be embraced without preparation. तो अब इस लाइन के हमें 2 reasons चाहिए कि ऐसा क्यों है, okay? So the enthusiast must develop in themselves the spirit of adventure, willingness to undertake hardships and risks, extraordinary powers of perseverance, endurance and keenness to purpose before climbing a mountain. They should also know that how to handle the mountaineering equipment. Then comes the penance of the rigorous training. This could very well be the lifeline up there, ठीक है। It helps inculcate and hone survival instincts that allow the climber to negotiate perilous situations. There are numerous institutes in India and abroad that offer such training. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कितना ज़्यादा रिस्की है, इसके लिए कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कितनी रिगोरस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर इक्विपमेंट्स को यूज़ करना होता है, बिना इक्विपमेंट्स के आप शीट्स मतलब जो माउंटेन है उस पर क्लाइंब नहीं कर सकते, बिकॉज माउंटेन पर ऑब्वियसली बर्फ़ होती है, तो उसको क्लाइंब करने के लिए आपको सही इक्विपमेंट का सही तरीके से यूज़ करना होगा, तो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ और रीजंस यहाँ पर आंसर में आपको गिवन है, ओके। बिकॉज माउंटेनियरिंग इंक्लूड्स डीलिंग विद सेवरल हेल्थ हजार्ड्स, जो वहाँ की वेदर कंडीशन होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी आइडियल नहीं होती है, तो उसके साथ भी डील करना पड़ता है। तो ये 2 रीजंस हैं जिनसे आप जस्टिफाई कर सकते हो। इसमें आपको खुद अपना आंसर बनाना पड़ेगा, खुद आपको अपनी कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा दैट वाई माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको हम बिना ट्रेनिंग के एम्ब्रेस नहीं कर सकते, बिना सही प्रिपरेशन के नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, माउंटेनियरिंग करना एक रिस्की स्पोर्ट है, इसमें एक तो वेदर कंडीशंस वहाँ की सही नहीं होती हैं, ऊपर से जो आइस पर क्लाइंब करना पड़ता है, सो इसमें सही इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग की जरूरत है। तो फर्स्ट रीजन हो जाएगा बिकॉज माउंटेनियरिंग इंक्लूड्स डिफिकल्टीज लाइक हैविंग टू वॉक ऑन आइसी शीट्स, आइसी शीट्स पर आपको चलना पड़ता है, दैट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। उसमें जो इक्विपमेंट है उसकी सही प्रिपरेशन होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए। देन because mountaineering includes dealing with several health hazards that cannot be managed without preparation. तो ये दूसरा रीजन हो गया। तो 2 रीजंस आपको देने जो आप खुद आपने समझा, खुद आपने जाना पूरे पैसेज को रीड करके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कनेक्ट डज द राइटर ड्रॉ आउट बिटवीन अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड सेटिंग अप ऑफ कैंप्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि राइटर ने इनके बीच में क्या रिलेशन बताया है, कैसे इन दोनों को कनेक्ट किया है, बैड वेदर, अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड कैंप्स को सेटअप करने में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है ये पूछा है हमसे, ठीक है। एंड ये पैराग्राफ 3 में से ये क्वेश्चन है। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 क्या है, इट इज माउंटेन क्लाइंबर्स आर अनएनिमस इन एग्रीइंग दैट द अनप्रेडिक्टेबल वेदर इज व्हाट दे फियर द मोस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ का जो वेदर है वो फिक्स तो होता नहीं है कि शाम जो धूप है वो इस टाइम तक रहेगी एंड जो वेदर है वो बिल्कुल प्लीजेंट रहेगा, ऐसा तो होता नहीं, कभी भी वहाँ पर वेदर चेंज हो सकता है। एंड
जो वेदर कंडीशंस हैं वो इतनी बुरी हो सकती हैं दैट इट कैन कॉज हार्म टू द ह्यूमन लाइव्स ऑल्सो. ओके, सो इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. ओके, देयर मे बी सनशाइन वन मोमेंट एंड अ स्नो स्टॉर्म द अदर. एक टाइम पर पूरी अच्छे से धूप है लेकिन फिर दूसरे सेकंड पर दूसरे मोमेंट में बिल्कुल एक स्नो स्टॉर्म आ गया. सो इट इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. At higher altitude, snow is a regular feature and being decisive about setting up camps or proceeding further is crucial. The icy sheets after ice storms make walking treacherous, while the powdery snow makes a mountaineer sink deep into the snow. Up there where the intention is to embrace nature's wonder, one realizes that it cannot be done without facing its formidable glory. ठीक है, then तो यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो अनप्रेडिक्टेबल वेदर है ना, उससे जो क्लाइंबर्स हैं उन्हें खुद ये पता करना होता है कि वो आगे बढ़ पाएंगे या फिर उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा. बिकॉज अब देखो, मान लो स्नो स्टॉर्म आ गया तो वो अब आगे क्लाइंब नहीं कर सकते, उन्हें रुक के कैंप सेटअप करना होगा. ठीक है, तो इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड कैंप्स के सेटअप करने के बीच में ये रिलेशन है. अगर बिल्कुल सही वेदर है, बिल्कुल सनलाइट है, अच्छे से धूप निकली हुई है, तो फिर जो क्लाइंबर्स हैं वो क्या करेंगे, क्लाइंबिंग करेंगे. लेकिन अगर मान लो स्नो स्टॉर्म आ गया, जो वेदर है वो सही नहीं है, तो फिर क्लाइंबर्स क्या करेंगे, कैंप सेटअप करेंगे. तो ये रिलेशन है अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड कैंप्स के सेटअप करने के बीच में. ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद अपने वर्ड्स में थोड़ा सा लिखोगे. आंसर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आंसर इज इफ द वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल. अगर वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हेन टू सेटअप कैंप. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कब कौन से मोमेंट पे क्या वेदर होगा, कैसी सिचुएशन होगी, तो इससे डिफिकल्टी होगी कैंप्स को सेटअप करने के लिए कि कब कैंप हमें सेटअप करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, अगर वेदर की हमें नॉलेज नहीं होगी तो. ठीक है, as mountaineers would prefer to climb when it's sunny and camp when it's snowing. Obviously जो mountaineers हैं वो चाहेंगे कि जब sunny weather है, बिल्कुल sunlight है, तो वो climb करना prefer करेंगे, and जब snow storm है, snow हो रही है, तो फिर वो camp करना चाहेंगे. ठीक है, and unpredictable weather की वजह से ये camp कब करना है ये predict करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो ये रिलेशन है, ये कनेक्ट है दोनों के बीच में. ये आपको समझ के इसका खुद आंसर करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर सेज अ ट्रू माउंटेनियर मे चैलेंज द माउंटेन येट इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेज ऑफ नेचर. पैराग्राफ 3, सिलेक्ट द रीजन द माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेज ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स. तो देखो यहाँ पर राइटर ने एक लाइन बोली है पैराग्राफ 3 में कि एक सच्चा माउंटेनियर, एक ट्रू माउंटेनियर माउंटेन को तो चैलेंज करता है कि हाँ मैं माउंटेन पर चढ़ूंगा, क्लाइंब करूंगा, उसे कॉन्कर कर लूंगा. माउंटेन को तो चैलेंज करता है, लेकिन हमेशा जो नेचर की जो पावरफुल फोर्सेस हैं उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहता है. कभी भी एक ट्रू माउंटेनियर जो नेचर के फोर्सेस हैं उनको चैलेंज नहीं करता है. ठीक है, बिकॉज नेचर आपके कंट्रोल में नहीं होता है. वो कभी भी चाहे तो आपकी सिचुएशन को खराब कर सकता है. ठीक है, मान लो आप एक मोमेंट पर चढ़ रहे हो, एकदम से 2-3 सेकंड्स में मान लो स्नो स्टॉर्म आ गया, तो आपकी पूरी कंडीशन खराब हो सकती है. इट कैन कॉज सो मच हार्म टू यू. ठीक है, तो जो माउंटेनियर होता है, ट्रू माउंटेनियर, जो माउंटेन है उसको तो चैलेंज करता है, लेकिन कभी भी जो नेचर की जो पावरफुल फोर्सेज हैं उनको चैलेंज नहीं करता है, उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहता है. तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक रीज़न हमें सिलेक्ट करना है जिनकी वजह से जो माउंटेनियर है वो नेचर की फोर्सेस की तरफ रिस्पेक्टफुल होते हैं. क्यों ऐसा है, एक रीज़न हमें देना है. सर्वाइवल, एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन या डायरेक्टिव. वो क्यों नेचर की फोर्सेस की तरफ रिस्पेक्टफुल रहते हैं. सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली बात है, यही इसका आंसर होगा. वो सर्वाइव करना चाहते हैं ना, अब वो जिंदा रहना चाहते हैं, इसीलिए नेचर की जो फोर्सेस हैं उनके लिए वो रिस्पेक्टफुल रहते हैं, उसको चैलेंज नहीं करते. दे ओनली चैलेंज द माउंटेन. तो द रीज़न बिहाइंड इज सर्वाइवल. ऑब्वियसली अगर वो नेचर के अगेंस्ट या फिर नेचर की जो फोर्सेस हैं उनको चैलेंज करेंगे, देन ऑब्वियसली दे कैन डाई, इट कैन कॉज सो मच हार्म टू देम. तो सर्वाइवल ही रीज़न है जिस वजह से वो रिस्पेक्टफुल रहते हैं. आगे के जो पॉइंट्स हैं, आगे के जो रीजंस हैं वो सही नहीं है. एक्सपीरियंस की वजह से बिल्कुल भी नहीं, और ये तो बिल्कुल इसका सही रीज़न नहीं है. ट्रेडिशन, ऐसा कोई ट्रेडिशन है कि नेचर की फोर्सेस की तरफ रिस्पेक्टफुल होना ही पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है. देन डायरेक्टिव, नो. सो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइवल. वो सर्वाइव करना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, दैट्स वाई दे डोंट चैलेंज द फोर्सेज ऑफ नेचर एंड रिस्पेक्टफुली क्लाइंब द माउंटेन. सिंपल. ओके, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन इज सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग. While mountain climbing, an impulsive mountaineer is either disaster prone or as good as dead. तो यहाँ पर हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक पॉइंट देना है. ठीक है, एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया कि ये कौन से पैराग्राफ में से है, तो इसका आंसर आपको पूरा पैसेज रीड करके खुद ही आप इसको अपने वर्ड्स में लिखोगे. ठीक है, तो यहाँ पर बोला है
कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम एक इम्पल्सिव माउंटेनियर मतलब ऐसा माउंटेनियर जो सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जब कोई फैसला लेता है, डिसीजन ले लेता है, उसको इम्पल्सिव होना बोलते हैं। तो माउंटेन क्लाइंब करते टाइम एक इम्पल्सिव माउंटेनियर डिजास्टर प्रोन है, मतलब उसके साथ दुर्घटना होने के, डिजास्टर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर एज गुड एज डेड मतलब उसकी बहुत जल्द डेथ हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, माउंटेन क्लाइंबिंग एक पहले से इतना ज़्यादा रिस्की स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी मोमेंट पर कुछ भी श्योर नहीं होता, सब अनप्रिडिक्टेबल होता है। ओके, सो अगर आप इसमें इम्पल्सिव डिसीजन लोगे, माउंटेनिंग करते टाइम अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लिया, सिचुएशन को अच्छे से समझा नहीं है एंड ऐसे ही डिसीजन ले लिए, तो क्या होगा, आपके साथ दुर्घटना होने के, डिजास्टर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं एंड कभी भी आपकी डेथ हो सकती है। ओके, तो यही इसके पीछे रीजन है, इसी पॉइंट से हम इसको जस्टिफाई करेंगे। सर्वाइवल इज अ की इन माउंटेन क्लाइंबिंग एंड इट कैन बी डन विद मेटिकुलसली प्लानिंग, केयरफुल डिसीजन मेकिंग, केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो माउंटेन क्लाइंबिंग क्या है, इसमें जो सर्वाइव करना है, सर्वाइवल एक की है एंड ये तभी हो सकता है, इट कैन बी डन विद मेटिकुलस प्लानिंग एंड केयरफुल डिसीजन मेकिंग, मतलब सही तरीके से हमें प्लानिंग करनी होगी, सही डिसीजन लेने होंगे, केयरफुली डिसीजन लेना होगा हमें, एंड साथ ही साथ जो ट्रेनिंग हमने ली है उसको केयरफुली अप्लाई करना होगा माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम। ठीक है, इट हैज़ नो रूम फॉर रैश और इम्पल्सिव डिसीजन। माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम इम्पल्सिव डिसीजंस या फिर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनकी तो बिल्कुल भी जगह होती नहीं है। ठीक है, अदरवाइज यू आर वेरी वेरी प्रोन टू डिजास्टर। ठीक है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप जल्दबाजी में इम्पल्सिव डिसीजन ले लोगे, बिकॉज ऑलरेडी ये इतना रिस्की है, इसको हमें बिल्कुल केयरफुली इसमें डिसीजन लेना होता है, सही इक्विपमेंट्स का, सही ट्रेनिंग का हमें यहाँ पर एप्लीकेशन होता है। ओके, देन दीज वुड लीड टू एक्सीडेंट्स और फैटिलिटीज। देखो, अगर आपने रैश डिसीजन लिए, इम्पल्सिव डिसीजन लिए, तो आपके साथ डिजास्टर हो सकता है, काफ़ी आपको हार्म हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। ओके, सो दैट्स वाई ये इसका रीज़न है जिस वजह से हमने इसको, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया कि एक इम्पल्सिव माउंटेनियर क्या है, वो एक डिजास्टर प्रोन है या फिर एज गुड एज डेड। ओके, तो ये इसका रीजन है, आपको इसको खुद अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना होगा आफ्टर रीडिंग द पैसेज। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, विच इज 10th क्वेश्चन, इट इज इवैल्यूएट द इनएप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन ऑन रीचिंग अ समिट दैट द माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इनएप्रोप्रिएट रीजन है, मतलब इनमें से कौन सा गलत रीजन है जिस वजह से जो माउंटेनियर्स हैं जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, वहां पर जब वो समिट पर, टॉप पर पहुंच जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है, जब माउंटेनियर्स टॉप पर पहुंचते हैं, क्लाइंब कर लेते हैं, समिट पर पहुंचते हैं, तो वहां जाकर उन्हें बहुत खुशी होती है, एक एक्सिलरेशन मतलब एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है उनके अंदर। तो क्यों आती है वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इसका हमें इसमें से गलत रीजन सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जिस वजह से जो माउंटेनियर्स हैं वो खुश फील करते हैं जब वो माउंटेन को क्लाइंब कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, इन एप्रोप्रिएट रीजन को हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। तो ऑप्शंस क्या है, अचीवमेंट ऑफ अ सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट, ये तो बिल्कुल सही रीजन है जिस वजह से जो माउंटेनियर्स हैं वो इतना खुश होते हैं जब वो माउंटेन को क्लाइंब कर लेते हैं, कि जो माउंटेन को क्लाइंब करना है ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है, इम्पॉसिबल फीट है जिसको उन्होंने अचीव कर लिया। So that's why they feel happy. This is a correct reason. ठीक है, देन स्पेक्टेकुलर पेनोरामिक व्यू, जब माउंटेन पर टॉप पर वो समिट पर पहुंच जाते हैं तो वहां से जो व्यू होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, स्पेक्टेकुलर होता है, ऐसे माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े बर्फ होती है, तो कितना सुंदर वहां से व्यू होता है। तो इस वजह से भी जो माउंटेनियर्स हैं वो खुश होते हैं, वहां पर उनको एक्सिलरेशन की फीलिंग होती है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट रीजन। देन एप्लीकेशन ऑफ द इनकल्केटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। अब देखो, माउंटेनियरिंग करते टाइम जो उन्होंने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सीखी हैं उनको वो अप्लाई कर पाए माउंटेन को चढ़ते टाइम, क्लाइंब करते टाइम, तो उन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को वो अप्लाई कर पाए, तो इसकी भी खुशी होती है। ऑब्वियसली उन्होंने जो सीखा उसको वो अप्लाई करके किसी चीज़ को अचीव कर पाए, अपनी ड्रीम को अचीव कर पाए। सो ऑब्वियसली दिस इज अ थिंग ऑफ विच दे शुड बी हैप्पी। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से वो खुश फील करते हैं कि जो उन्होंने सीखा उस वजह से वो क्लाइंब कर पाए। सो दिस इज अ करेक्ट रीजन। देन ऑप्शन नंबर डी इज अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। क्या ये रीज़न है जिस वजह से माउंटेनियर्स खुश फील करेंगे, खुश होंगे जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचेंगे, कि वो उन इक्विपमेंट्स को यूज़ कर पाए।
कभी ऐसा होगा? नो, दिस इज द इनएप्रोप्रिएट रीजन कि देखो मैं ये इक्विपमेंट यूज कर पाया, मुझे खुशी हो रही है। लाइक नो, दैट वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो ज़रूरी हैं ही क्लाइंब करने के लिए, तो इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से उन माउंटेनियर्स को इतनी खुशी नहीं होगी जब वो क्लाइंब कर लेंगे। देयर विल बी मैनी मोर रीजंस ड्यू टू विच दे विल बी हैप्पी। तो ये एन एप्रोप्रिएट रीजन है कि सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से उन्हें खुशी होगी। सो दिस इज लाइक द इनएप्रोप्रिएट रीजन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। ये सबसे ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट मतलब सही रीज़न नहीं है। ओके, सो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमने जो हमारा पहला अनसीन पैसेज था वो सॉल्व किया एंड अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हमने देखा, उनके आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको पूरा जो पहला पैसेज था ये अच्छे से क्लियर हो गया। कैसे आप अपने आंसर्स फॉर्म करोगे, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वो कौन से पैराग्राफ में से है, तो आप वहाँ जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। एंड मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बता दिए जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, I hope you have understood the passage number 1. Now let's move on and discuss the second unseen passage. And ये जो second unseen passage है ये भी आपके sample paper में से ही है। Okay, so इसमें भी आपको देखो ऐसे पैराग्राफ्स गिवन है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, एंड देन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। एंड इस पैसेज में भी टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज infer one reason for the following based on information in paragraph 1। तो हमें इस रीजन का, इस स्टेटमेंट का हमें एक रीजन देना है। ठीक है, वी हैव टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इसका हमें एक रीजन देना है। स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज्म ऑफिशियल्स। तो देखो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के, उसमें जो टूरिज्म का रेट है उस वजह से जो टूरिज्म के ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, पैराग्राफ 1 को देखकर हमें आंसर करना है। लेट्स सी द पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में क्या है, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज अ melting pot of variegated cultural mosaic of people and races and ethnic tapestry of many hues and shades, yet these states are lesser explored as compared to the rest of the country। ठीक है, तो यही इसके पीछे रीजन है जिस वजह से जो टूरिज्म ऑफिशियल्स हैं वो रेट ऑफ टूरिज्म ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसको देख के वो काफ़ी पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या रीज़न है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर इतना कुछ देखने के लिए, इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पर, इतने कल्चर के लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इतना कुछ ऑफर करने के लिए है, लेकिन फिर भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लेस एक्सप्लोर्ड है, मतलब इतना टूरिज्म रेट नहीं है वहाँ पर, बहुत कम है। ठीक है, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। तो इसको देखकर जो टूरिज्म ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही आंसर हमें लिखना है अपने वर्ड्स में। दिस इज सो बिकॉज दीज स्टेट्स आर लेसर एक्सप्लोर्ड एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनको कम एक्सप्लोर किया गया है और पूरे कंट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स टू ऑफर, यहाँ पर इन स्टेट्स में काफ़ी डाइवर्सिटी है, इतना कुछ देखने के लिए है, इतना कुछ यहाँ से डाइवर्सिटी, यहाँ पर इतनी कल्चरल हेरिटेज है, सो इट हैज़ सो मच टू ऑफर, लेकिन फिर भी ये बहुत कम एक्सप्लोर्ड है। तो यही रीज़न है जिस वजह से टूरिज्म ऑफिशियल्स पजल है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक को फिल इन करना है। अब ब्लैंक है कहाँ पर, यहाँ पर ब्लैंक टाइप नहीं हुआ है, तो काफ़ी फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक बार ही बता देती हूँ कि ब्लैंक है कहाँ पर। देखो ये यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है एंड जो ब्लैंक है वी कैन इन्फर दैट द के बाद यहाँ ब्लैंक है एंड यहाँ पर एंड के बाद दूसरा ब्लैंक है। तो 2 ब्लैंक है, 2 वर्ड्स आपको फिल करने हैं दोनों ब्लैंक्स में। ठीक है, ये यहाँ पर 2 ब्लैंक्स है, पहला ये जो एंड वर्ड है इसके पहले एक ब्लैंक है एंड दूसरा ब्लैंक उसके बाद है। ओके, तो पैराग्राफ 1 में ये सेंटेंस गिवन है, इसके पीछे हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। ओके, सो वी कैन इन्फर दैट द डैश एंड डैश ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एड अट्रैक्टिंग द मनी रिच एंड टाइम पुअर टूरिस्ट। तो यहाँ पर देखो मैंने तो रीड कर लिया, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ वरना ये हट जाएगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर मनी रिच टाइम पुअर टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों जो टूरिस्ट हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों वो वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, 2 रीजन देने हमें यहाँ पर एंड इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इनमें से सिलेक्ट करना है डिस्टिंक्टिवनेस, वहाँ पर जो इतना डिस्टिंक्टिव वहाँ का कल्चर है, इतनी हेरिटेज है वहाँ पर, तो इस वजह से तो ये बिल्कुल सही है, डिस्टिंक्टिवनेस एक रीजन है बिकॉज हम पैराग्राफ 1 में पढ़ चुके हैं। देन कन्वेंशनलिटी, कन्वेंशनलिटी का क्या मतलब होता है, कन्वेंशनलिटी का मतलब होता है ऑर्डिनरी। देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ ऑर्डिनरी चीज़ तो है नहीं, वहाँ पर काफ़ी कल्चरल हेरिटेज है, बहुत कुछ वहाँ पर देखने के लिए है। सो कन्वेंशनलिटी इसका सही आंसर नहीं होगा। डाइवर्सिटी, ये बिल्कुल सही है, वहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, दिस इज अ करेक्ट
ऑप्शन, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब जब कोई चीज़ सेम होती है थ्रू आउट, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है बिकॉज वहाँ पर तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। मॉडर्निटी, वहाँ पर बहुत मॉडर्न है, इट इज़ लाइक अ वेरी मॉडर्न एरिया, ये भी बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ पर इन पांचों वर्ड्स में जो दो सही वर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर दो सही वर्ड्स कौन से होंगे? डिस्टिंक्टिवनेस एंड डाइवर्सिटी। जो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए इतनी डाइवर्सिटी है, यही रीज़न है जिस वजह से जो टूरिस्ट हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ब्लैंक्स को आप कैसे फिल करोगे? डिस्टिंक्टिवनेस एंड डाइवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। तो 1 एंड 3 ये दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3। सिंपल है, आपने सेंटेंस को रीड किया एंड देन आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही वर्ड होगा जो ब्लैंक को फिल इन करेगा पैराग्राफ को रीड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1 का है ये, हाँ ये पैराग्राफ 1 का है। तो देखो पैराग्राफ 1 में से आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना जो कि इस ब्लैंक को जो इस एनालॉजी को सही तरीके से कंप्लीट करेगा। तो देखो एरोमा है कुकिंग के लिए, तो पेंटिंग के लिए क्या है? देखो हम जानते हैं जब हम कोई चीज़ पकाते हैं, जब हम खाना पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उसकी अच्छी सी स्मेल आती है, एरोमा आती है, ठीक है। तो कुकिंग जब करते हैं तो एरोमा होती है। तो ऐसे ही पेंटिंग से रिलेटेड आपको सही वर्ड्स ढूंढना है पैराग्राफ 1 में से। लेट्स सी द पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में आप देख सकते हो वेरीगेटेड कल्चरल मोजाइक ऑफ people and races and ethnic tapestry of many hues and shades। hues and shades यहाँ पर बिल्कुल इसका सही वर्ड है। hues and shades का मतलब क्या होता है? hues and shades का मतलब होता है कलर या फिर शेड ऑफ कलर, ठीक है। तो पेंटिंग में क्या होते हैं? कलर का यूज़ करते हैं, अलग अलग शेड्स का यूज़ करते हैं, तो ह्यूज एंड शेड्स यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। जैसे जब हम कुकिंग करते हैं तो उसकी एरोमा आती है, खुशबू आती है, ऐसे ही पेंटिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या है? ह्यूज एंड शेड्स, कलर एंड शेड्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एंड ये वर्ड कहाँ पर है? पैराग्राफ 1 में से है, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी किया है, जस्ट लाइक एरोमा इज इंटीग्रल टू कुकिंग। एरोमा कुकिंग से रिलेटेड है, ऐसे ही जो ह्यूज एंड शेड्स हैं दे आर इंटीग्रल टू पेंटिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट, यहाँ पर इसके बाद ब्लैंक है, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सेंटेंस है क्या? ट्रैवलर्स एडवोकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सीक अ हॉलिडे पैकेज विद पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ 1 में से सेंटेंस है कि जो ट्रैवलर्स हैं जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी को एडवोकेट करते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो एक हॉलिडे पैकेज को सीक करते हैं, जो कि इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। लेट्स रीड द पैराग्राफ 1, तभी हमें पता चलेगा पैराग्राफ 1 में क्या है। देखो compared to the rest of the country, the new generation of travelers who are money rich and time poor are increasingly looking for unique experiences, ठीक है। A phenomenon being called an emergence of the experience economy। तो यहीं पर हमें पता लग गया कि वो नए यूनिक एक्सपीरियंस को वो तलाश रहे हैं, यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं। एंड फॉर दिस न्यू एंड ग्रोइंग ब्रीडर ऑफ टूरिस्ट द नॉर्थ ईस्ट विद इट्स वैरायटी एंड यूनिकनेस होल्ड्स इमेंस अट्रैक्शन, ठीक है। एंड देन आगे डेटा के बारे में बताया। तो अब इस स्टेटमेंट से हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो ऑप्शंस रीड करते हैं। ऑप्शंस क्या है? देखो ग्रैंड फैसिलिटीज, एक्सपेंसिव होटल्स, एक्सीलेंट सर्विसेज टू पैम्पर देम, तो गलत है बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप पूरे पैराग्राफ को रीड करो, यहाँ पर पूरे ग्राफ में यहाँ पर बताया गया कि ये जो ट्रैवलर्स हैं, ये जो नई जनरेशन है ट्रैवलर्स की, ये मनी रिच है, टाइम पूरा है, मतलब इनके पास इतना टाइम नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई इसमें ग्रैंड फैसिलिटीज, एक्सपेंसिव होटल्स, ये तो बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं होगा। देन अ होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान फॉर, ये इसका सही आंसर हो सकता है बिकॉज वो यूनिक एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंसेस वो चाहते हैं एंड जितना बजट उन्होंने प्लान किया उसी में सब कुछ हो जाए, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। एक होलसम एक्सपीरियंस हो एंड जो बजट है उसी के अंदर सारा कुछ मैनेज हो जाए। ओके, प्लेसेस एंड सिटीज टू बाय थिंग फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज स्पेंड मनी स्पेंड करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज एंड जगह नहीं ढूंढते हैं, दे वांट टू हैव यूनिक एक्सपीरियंसेस, वो एक होलसम एक्सपीरियंस चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, अफोर्डेबल अकोमोडेशन एंड मेनी डेज ऑफ टूरिंग, देखो ये लास्ट वर्ड से हमें पता चल रहा है मेनी डेज ऑफ टूरिंग, टाइम तो उनके पास बहुत कम है, तो ज़्यादा दिन तो वो लगाएंगे नहीं टूर करने में, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने स्टेटमेंट पढ़ी, समझा कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है एंड देन जो सही आपको स्टेटमेंट लग रही है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द चार्ट दैट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द ट्रेंड ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2011 to 2014 एज पर पैराग्राफ
2, ये क्वेश्चन आपके पैराग्राफ 2 में से है। तो पैराग्राफ 2 में डेटा गिवन है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो टूरिस्ट का रेट है वो 2011 से 2014 के बीच में कितना बढ़ गया है। तो हमें उस डेटा के हिसाब से हमें सही यहाँ पर ग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो पैराग्राफ 2 देख लेते हैं। पैराग्राफ 2 में यहाँ पे आप देख सकते हो हाई एंड पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 12.53% was registered in foreign tourist visit to north east states of India during 2012 from 2011। ठीक है, तो इन दोनों ईयर्स के बीच में जो फॉरेन टूरिस्ट का रेट था वो कितना ग्रो हो गया 12.53%। देन ये फर्दर रोज हो गया कितना 27.93% 2013 एंड 12 के बीच में। देन जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल था वो और ज्यादा ग्रो हो गया 39.77% 2014 एंड 13 के बीच में। ठीक है, तो अब ये जो डेटा है ना, ये जो ग्रोथ है फॉरेन टूरिस्ट का, ये जो ग्रोथ रेट है, इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है एंड जो सही ग्राफ होगा वो हमें उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो देखो, जो इसको आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे, ग्राफ पर कैसे प्लॉट करोगे, देखो एक्स एक्सिस पर आप ईयर्स शो कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप ईयर शो कर दोगे 2011, देन 12, देन 13 एंड 14 सो ऑन। एंड यहाँ पर जो लेवल है, जो टूरिस्ट का लेवल, फॉरेन टूरिस्ट का रेट है, वो आप रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले तो देखो 12.53% था, फिर हो गया कितना 27.93%, देन हो गया 39.7%। तो जब आप इनको मार्क करोगे ना तो ग्राफ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ग्राफ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्टेडी ग्रोथ आपको स्टेडी ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बेसिस पर सही ग्राफ कौन सा होगा, ये जो सेकंड ग्राफ है ये सही होगा। ऐसे स्टेडी ग्रोथ हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही थी जब आप प्लॉट करके देखोगे। जब आप प्लॉट करके देखोगे ना, आपको अपने आप ही आइडिया मिल जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पर ये सेकंड ग्राफ सही होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ब्लैंक को फिल करना है सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके। ओके, तो यहाँ पर इस रिजल्ट्स के बाद ब्लैंक है, आपको ब्लैंक को फिल करना है। लेट्स रीड द सेंटेंस। अ स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल स्टैटिस्टिक्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 टू 2014 शोड रिजल्ट्स डैश। तो देखो, जो स्टडी थी टूरिस्ट ट्रैवल स्टैटिक्स की नॉर्थ ईस्ट में 2005 एंड 2014 के बीच में, उसने क्या शो किया, जो रिजल्ट्स आए वो कैसे थे, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं, आप देखो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में देख भी सकते हो कि जो रिजल्ट्स हैं ना वो मतलब बढ़ते जा रहे हैं, सही रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो रेट ऑफ टूरिस्ट है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है, स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो सही है, इनकरेजिंग है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए एक्सपेक्टेड। क्या ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे कि हमें पहले से ही पता था कि वो जो रेट ऑफ टूरिस्ट है वो ग्रो होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड गलत हो गया। इनकरेजिंग, इनकरेजिंग सही वर्ड है, बिकॉज जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं, मतलब दे आर इनकरेजिंग। तो ये इसका सही आंसर है। इनकंसिस्टेंट, क्या जो रिजल्ट्स हैं वो इनकंसिस्टेंट है कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी गलत है। क्वेश्चनेबल, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होने चाहिए थे। तो क्वेश्चनेबल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा इनकरेजिंग। तो आप देखोगे कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं एंड देन उस हिसाब से आप सही वर्ड को सिलेक्ट करोगे। ओके, देन सब्स्टिट्यूट द वर्ड विटनेस्ड विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ। कौन से पैराग्राफ में से ये मेंशन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बस एक वर्ड का यहाँ पर सिनोनियम ही, इसको सब्स्टिट्यूट ही करना है, तो हमें पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड, मतलब उन्होंने विटनेस किया, उन्होंने खुद देखा कि ग्रोथ हो रही है, जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स हैं उनमें ग्रोथ हो रही है, तो उन्होंने विटनेस किया इस चीज़ को। विटनेस करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी इवेंट को होते हुए देखते हो, व्हेन यू सी समथिंग, ठीक है, when something is displayed before you, वो होता है विटनेस करना। ठीक है, तो यहाँ पर विटनेस वर्ड को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड, शोड, डिस्प्लेड, कोई भी सिनोनियम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। ठीक है, विटनेस का मतलब होता है आपने जब कोई चीज़ ऑब्जर्व करी, रिकॉर्ड करी, या दिखाई, या डिस्प्ले हुई, ऑल दीज आर द वर्ड्स फॉर सिनोनियम्स ऑफ विटनेस। ठीक है, तो ये इनके आंसर हो सकते हैं। तो वन वर्ड आप लिखना है, आपको एक ही वर्ड से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 3। देखो पैराग्राफ 3 में ना टूरिस्ट फैसिलिटीज के बारे में बताया। अ स्टडी रिकमेंडेशंस फॉर टूरिज्म प्लानर्स इंक्लूड द नीड टू कंसंट्रेट ऑन सम की एरियाज लाइक एनहांसमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज। तो ये टूरिस्ट फैसिलिटीज क्या होती हैं, इनका आपको क्या देना है, इनके 2 एग्जांपल्स देने हैं। देखो टूरिस्ट फैसिलिटीज जैसे कि अकोमोडेशन के लिए जो होती हैं, जहाँ पर आप रहोगे, जब घूमने आए हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े दिनों के लिए रुकना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो एकोमोडेशन की फैसिलिटीज जैसे कि होटल्स, हॉस्टल्स, कैंप्स, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देन
रिक्रिएशन के लिए, मतलब आपके एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, म्यूजियम्स हैं, शॉपिंग एरियाज हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए टूरिस्ट फैसिलिटीज़ के, सिंपल। तो ये आप अपनी कॉमन सेंस से ही लिखोगे, बिकॉज ये तो पैराग्राफ में मेंशन नहीं है। यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ एंड देन आंसर देम। Then next question, list any one reason why the researchers recommend that the formulation of a tourism strategy in the northeastern states of India be sustainable। तो पैराग्राफ 3 में ये बोला गया है, ये लाइन लिखी हुई है कि जो रिसर्चर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जो टूरिज्म स्ट्रैटेजी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े एंड आगे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक रीज़न देना है, तो क्या रीज़न होगा इसके लिए? आप पैराग्राफ 3 रीड करोगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा। देखो पैराग्राफ 3 में क्या है, स्टडी यहाँ पर तक तो हमने रीड कर लिया था। Tourism financing focus on community involvement and others for the formulation of a sustainable tourism strategy in northeast states। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। देखो क्यों सस्टेनेबल तरीके से जो रिसर्चर्स चाहते हैं कि जो टूरिज्म स्ट्रैटेजी है उसको फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए। बिकॉज देखो अगर सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया जाएगा तो इससे जो सोसाइटी है उसको भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को तो फ़ायदा होगा ही। जब टूरिस्ट वहाँ पर घूमने आएंगे तो वो पैसे कमाएंगे, दे विल अर्न, ठीक है। इससे क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, ओके, एंड इकोनॉमिक फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो उनकी सोशियो कल्चरल रीज़न है उस पर भी जो सोशियो कल्चरल चीज़ है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि उनके अलग अलग कल्चर वाले लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, उनका कल्चर प्रमोट होगा, दूर दूर से लोग आएंगे उनके कल्चर को देखने के लिए, सो दैट विल ऑल्सो गेट प्रमोटेड। तो सोशियो इकोनॉमिक ये दोनों बेनिफिट होंगे अगर सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया जाता है। इकोनॉमिक फ़ायदा होगा बिकॉज ऑब्वियसली टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं तो वो आपकी चीज़ें खरीदेंगे, ओके, तो मनी एक्सचेंज होगा, दे विल अर्न, तो इस वजह से पॉवर्टी रिड्यूस होगी वहाँ के एरिया की, एंड सोशल एंड कल्चरल फ़ायदे तो होंगे ही, ओके, बिकॉज उनकी हेरिटेज प्रमोट होगी, अलग अलग कल्चर्स के लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ये सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे लोकल कम्युनिटी को। तो इसी को क्रिएट करने के लिए सस्टेनेबल तरीके से जो टूरिज्म स्ट्रैटेजी है उसको फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए, ठीक है। Then last question of this passage, which is 10th question, it is select the option that titles paragraph 1-3 appropriately with reference to information in the text। तो 3 पैराग्राफ आपके पास हैं। अब उन 3 पैराग्राफ को पढ़ के आपको उन तीनों पैराग्राफ की हेडिंग यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करने हैं कि पहले पैराग्राफ का क्या टाइटल होना चाहिए, दूसरे पैराग्राफ का क्या टाइटल होना चाहिए एंड तीसरे पैराग्राफ का क्या टाइटल होना चाहिए। तो जब आप पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो यहाँ पर जो पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 1 में बात करी जा रही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्हें इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जबकि इतना कुछ वहाँ पर देखने को है, इतनी वहाँ पर डाइवर्सिटी है, इतनी वहाँ पर कल्चरल मोजाइक है, इतने लोग हैं, इतने रेसेस के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कम एक्सप्लोर हैं। लेकिन अब इस टाइम थोड़े टाइम बाद अब रिसेंटली जो टूरिस्ट हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर वो घूमने जा रहे हैं, ठीक है। एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी 2020 में बाय डॉक्टर शिराब भूतिया। उन्होंने बताया था कि जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल था वो इंक्रीज हो गया है 37,380% से 1,18,542% तक, तो पर्सन्स तक। तो ये जो इंक्रीमेंट आया है, अब इसका मतलब क्या है कि चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 में ये देखा कि अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में चेंज आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, जो इंक्रीज है वो हो रहा है फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल में। देन पैराग्राफ 2 में हमने क्या देखा, पैराग्राफ 2 में बस आपको डेटा गिवन है कि देखो 2011 से 2014 तक कितना ग्रोथ आ गया फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में, ठीक है। तो बस आपको इसमें नंबर्स एंड डेटा गिवन है। पैराग्राफ 3 में क्या गिवन है, पैराग्राफ 3 में आपको सजेशंस गिवन है कि कैसे आपको जो टूरिज्म स्ट्रैटेजी है उसको फॉर्मुलेट करना चाहिए, ठीक है। आपको टूरिस्ट फैसिलिटीज़ पर फोकस करना चाहिए, टूरिज्म को फाइनेंस करना चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, ओके। तो इन सब चीज़ों में सजेशंस दी गई हैं, एडवाइस दी गई हैं। तो अब इन तीनों पैराग्राफ्स का आप टाइटल सही सिलेक्ट करोगे, आपको पता चल गया क्या क्या है तीनों पैराग्राफ में। अब उस बेसिस पे आप सही टाइटल को सिलेक्ट करोगे, ओके। सो हियर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो फर्स्ट पैराग्राफ का टाइटल दिया फर्स्ट ऑप्शन में, फुल स्पीड अहेड। फुल स्पीड अहेड क्या पहले पैराग्राफ का सही टाइटल होगा? नहीं। पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो पहले बताया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इतने एक्सप्लोर नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो फुल स्पीड तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। देन सेकंड ऑप्शन देखते हैं, विंड्स ऑफ चेंज। विंड्स ऑफ चेंज सही है, बिकॉज देखो जब चेंज आता है तो स्लोली आता है, ओके, एंड धीरे धीरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी चेंज आ रहा है, जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल है वो बढ़ता जा रहा है, ओके। सो विंड्स ऑफ चेंज पैराग्राफ 1 के लिए बिल्कुल सही है। देन पैराग्राफ 2 के लिए क्या टाइटल है, नंबर्स डोंट लाई।
ये भी बिल्कुल सही है। पैराग्राफ 2 में हमने देखा कि डाटा गिवन है, आपको नंबर्स गिवन है एंड वो नंबर्स लाए नहीं, मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं, नंबर से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ग्रोथ हो रही है, स्टेडली ग्रोथ हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पैराग्राफ 3 में क्या है, पैराग्राफ 3 में हमें सजेशंस गिवन है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर पैराग्राफ 3 का टाइटल है टाइम फॉर एक्शन। ये भी बिल्कुल सही है कि एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, हमें ये चीजें करनी चाहिए वहां पर। ओके, सो दीज ऑल द टाइटल्स आर करेक्ट ऑफ पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। यहाँ पर पहले पैराग्राफ को टाइटल दिया है इंस्पेक्टिंग ट्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं, ट्रेंड्स की तो बात हो ही नहीं रही है। देन कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की भी बात नहीं हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर पहले पैराग्राफ में पहले तो बताया कि क्या प्रॉब्लम थी एंड अब वो उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर सही टाइटल होगा विंड्स ऑफ चेंज। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, विंड्स ऑफ चेंज, नंबर्स डोंट लाई एंड टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना था। तो ये था आपका अनसीन पैसेज नंबर 2। तो हमने दोनों के दोनों अनसीन पैसेजेस को डिस्कस किया, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे अनसीन पैसेजेस को आपको सॉल्व करना होता है। मैंने आपको टिप्स भी बताई एंड देन प्रैक्टिस भी करी। आई होप दैट you found this video helpful, and if you found this video helpful then share it with your friends. That's all. Thank you so much.